हेलो माय फ्रेंड्स। तो क्या आप लोग रेडी हैं फिर से कॉन्सेप्ट वेदा के साथ आज एक नई शुरुआत करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट क्लियर करके रखा है, दो पार्ट का कॉन्सेप्ट सीख के रखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वहां देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स एंड देयर वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन किसके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ये आपका इस वर्ड प्रॉब्लम वाले सेक्शन का सेकंड क्लास है लीनियर इक्वेशन का। तो एक दो क्लास मैं और लूंगा ताकि आपके सारे तरह के सारे टाइपोलॉजी के आपके वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का क्लास का है उसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन 8 तक कल आपको करवा दिया था, आप वहां से जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम आर इन रेशियो 4:3। 4 years later their ages will be in ratio 6:5। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कहा था, रेशियो वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक्स मान लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपके फादर और आपका रेशियो अगर 1:3 है, मतलब आपका रेशियो आपके फादर के एज के रेशियो से 1:3 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका उम्र 1 साल तो आपके पापा का उम्र 3 साल, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, एक्स या वाई को मल्टीप्लाई करते हैं जो उस क्वेश्चन के लिए सेम होता है। तब हम उसे बताते हैं कि हमारा जो एज होगा वो 1x होगा, पापा का एज 3x होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाइयों बहनों, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें मानना, जिस जो कंसीडर करेंगे वो लिखना होता है। तो लेट दी, मेरे साथ साथ आप लोग लिखोगे, क्योंकि लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, राम रहीम के ऑर्डर में दिया हुआ है, तो उसी ऑर्डर में मानेंगे। बी 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब राम का एज 4x और रहीम का एज 3x, इस तरह से हम लोग मानेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या दिया है, अगला कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, 4 years later, 4 year later their ages will be in the ratio 6:5। 4 साल बाद उनका एज क्या हो जाता है, 6:5 के रेशियो में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना होगा 4 year later राम एंड राम्स एंड रहीम एजेस विल बी 6:5। क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, तो इसलिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, 4 साल बाद बताओ, राम का एज अभी 4x है, 4x है, तो 4 साल बाद 4x+4 हो जाएगा, 4x+4 हो जाएगा। और 4 साल बाद रहीम का एज अगर अभी 3x है, तो 4 साल बाद 3x+4 हो जाएगा। इसमें किसी को भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको सबको आ रहा है ना, आपको स्ट्राइक कर रहा होगा। ये 4 साल बाद सिंपल क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा उसमें, ये क्या हो जा रहा है, 6:5 के बराबर हो जा रहा है। तो अब आप दोस्तों प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 4x+4 इक्वल टू 6 into 3x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग सारा कुछ प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो उन सभी नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो आप हमारा लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट क्लास से हमारा वीडियो देखना शुरू करें, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 into 4x+4 इक्वल टू 6 into 3x+4। फिर हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम इसे अब सॉल्व करते हैं। साथ साथ आप लिखते जाओगे। एक बार ये आपका ऊपर क्या आया था, 5 into 4x 20x+20 इक्वल टू
6 इंटू 3 18x प्लस 24, ये आपका पहले से आ गया स्पेस से, इसको जब सॉल्व किया तो आपको ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20x है, तो हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, अब बाकी कांस्टेंट को अदर साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ गया आपका 4, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका 4/2, मतलब कि x इक्वल टू 2 आ गया। यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आपका यही आंसर है? तो नहीं, यही आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ऑफ राम माना था 4x और प्रेजेंट एज ऑफ रहीम माना था 3x, तो हमको यहाँ पे बताना होगा हेंस प्रेजेंट एज ऑफ Ram equal to 4x equal to 4 into 2 which means 8 years। 8 साल का राम होगा, ठीक। एंड प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज क्या, तो यहाँ पे हमने माना था 3x, 3 इंटू 2 यानी 6 ईयर्स। दोस्तों ये तो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ, यहाँ तक आपको मैंने कल भी बता दिया था। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इसका वेरिफिकेशन, क्योंकि वो आपको नहीं आता एग्जाम में। आपको वेरिफिकेशन करने के लिए अगर पूछ दिया जाए, मोस्ट प्रोबेबल होता है कि आपको वेरिफिकेशन बोलता है चेक द सॉल्यूशन, ऑल्सो चेक योर सॉल्यूशन या ऑल्सो वेरीफाई योर सॉल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन में लिख देता है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, या फिर 5 मार्क्स में तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से अगर आप तो कर लोगे, यहाँ से आप यहाँ तक तो कर लोगे, आप नोट भी करते जाओ साथ-साथ में। यहाँ से आप यहाँ तक तो कर लोगे, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन करने के लिए जिस तरह से हम लोग उधर करते थे, न्यूमेरिकल्स वाले सवाल्स में करते थे, उसी तरह से हम यहाँ भी इसका वेरिफिकेशन करेंगे। लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हमें क्या-क्या दिया है? 4 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई करना है। मतलब वेरिफिकेशन में क्वेश्चंस पढ़ो एक बार, क्वेश्चंस में क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम आर इन द रेशियो 4:3। ये तो हम लोगों ने मान लिया, इस पे वेरीफाई नहीं करना है हमको। 4 इयर्स लेटर their ages will be in the ratio 3 सॉरी 6:5। हमने जो फर्स्ट लाइन से निकाला है, हमने इसको फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इस पे हमको वेरीफाई नहीं करना है। हमें वेरीफाई क्या करना है, उसके अदर कंडीशन को वेरीफाई करना है। यानी जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमें इसको वेरीफाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसका सेकंड कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। सेकंड की कंडीशन के हिसाब से ही सॉल्व किया है ना, क्योंकि 4 साल बाद उसका रेशियो क्या हो जा रहा है, 6:5 हो जा रहा है। तो यही आपका सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैंने सॉल्व किया। अब हम इसको फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम रेशियो, यहाँ पे एज छूट गया, ऑफ रहीम। यहाँ पे पीछे देख सकते हो, राम का प्रेजेंट एज क्या आया 8 और रहीम का प्रेजेंट एज क्या आया 3। 8/3 which is equal to 4/3, that is ये आपका 4:3। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यही क्या है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। यही देखो, यही आपका क्वेश्चन में दिया है ना 4:3, which is same as given। ठीक है, मीन्स the solution वेरीफाइड। यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। आप इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आप यहाँ से नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू क्वेश्चन का एंड स्लाइड नंबर 3 क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फिर से देखो, क्योंकि आपका ये बेसिक है। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कम उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, एक
जो लेवल वाइज है क्वेश्चन उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया। आप देखोगे मेरे क्लास नंबर 1 से ही जो सबसे कम लेवल का, जब सबसे नीचे लेवल का क्वेश्चन है उसे मैंने पहले करवाया है। फिर उससे जो हार्ड है, फिर उससे हार्डर, फिर उससे हार्डर, लास्ट में जाके हार्डेस्ट करवाया है। डिफिकल्टी लेवल मैंने धीरे-धीरे बढ़ाया है। आपको पहला वीडियो से देखो, नहीं समझ में आता फिर से देखो। समझ लो क्योंकि मैं सारा कुछ समझाया हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ मैं आपके लिए। मैं सारा कुछ, आपको कहीं से कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लीनियर इक्वेशन खत्म होने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा दोगे बस उतना ही ज़रूरत है। मुझे आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कंप्लीट देखने के बाद अगर पसंद आता है, तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और आज का दूसरा क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 12। बोल रहा है दो डिजिट नंबर का सम। दो डिजिट नंबर पता है ना कहां से स्टार्ट होता है आपको? 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक खत्म होता है। 10 से लेके 99 तक के नंबर दो डिजिट नंबर होते हैं, यानी दो अंकों वाली संख्या होते हैं। ये सबको बेसिक क्लियर होगा, क्लास 3/4 में ही हम लोग पढ़ते हैं। The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 54. Find the original number. सबसे पहला क्वेश्चन बनाने का जो आपका ये होता है, वे होता है, वो आपका होता है क्वेश्चन को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 12। ठीक है, पढ़ के क्या किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने पढ़ लिया। The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 54। मतलब जब हम उसके डिजिट्स को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो हमारा जो नंबर हो गया वो 54 नंबर। ठीक है, फाइंड दी नंबर, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, जो पहले हम लोगों ने नंबर माना था उसे निकाल। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करें क्या, तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर में डिजिट्स मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे? जो हमारा ओरिजिनल नंबर है हम उसका डिजिट मानेंगे। लेट दी डिजिट एट, दो डिजिट आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई डिजिट है, यहाँ पे कोई डिजिट है। सपोज दैट आपका 21 ही है, तो यहाँ फर्स्ट डिजिट वंस डिजिट कहलाता है, ये डिजिट आपका टेंस डिजिट कहलाता है। तो ये तो आपको क्लियर है ना, इस चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आपका क्लियर है। तो ये हमने क्या माना, वंस डिजिट पे जो डिजिट है, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज एक्स। वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे मैंने एक्स, और वंस प्लेस पे एक्स आ गया, तो हमें और भी कुछ दिया है। हम देखो यहाँ पे सेकंड प्लेस यानी टेंथ प्लेस पे जो है वाई नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे, यही दिक्कत हो जाएगा उन्हें कि वो एक दूसरा डिजिट क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, एंड वो ये मानेंगे लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज वाई। तो यहाँ पे अगर हम y मान लेते तो देखो आपका बेसिक ही खत्म हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। x और y दो वेरिएबल आपने मान लिया, तो हम y नहीं मानेंगे। y मान के हम क्लास 9th में पढ़ेंगे जब दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसे x मान के ही करेंगे। तो डिजिट्स एट वन प्लेस इज x माना, और क्वेश्चन में पहले लाइन में ही एक कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे, सिंस इट्स इज ऑफ, पूरा लिख लो, पूरा इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को बताना है। 12, यहाँ पे हमें पता है कि उसके सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर क्या है, 12 है। तो इसलिए इसलिए देन को तो मान लिया मैंने x, तो दूसरा डिजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इज 12 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों का सम आपको दिया है 12, एक डिजिट आपने x मान लिया, तो टेंथ डिजिट पे जो x होगा वो क्या होगा, वो 12 होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको क्या है, ये 75 अगर मान लेते हैं नंबर है, ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं हम 75 नंबर है, तो यहाँ पे देख रहे हो दो डिजिट का नंबर क्या है, दोनों का सम 12 है, दोनों का सम 12। और भी कोई नंबर हो सकता है, मैं बस अभी एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मान, ठीक है, इससे आप कंसीडर मत कर लो कि यही आंसर हो। 75 सपोज दैट आपका नंबर, आप यहाँ देख सकते हो कि उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 12 है। अगर मैंने वंस डिजिट को x मान तो दूसरा क्या है, आप
12 माइनस एक्स ही तो है, 12 माइनस 5 इक्वल टू यही तो है आपका जो आपका 7 आ रहा है। तो इस तरह से इसीलिए मैंने यहाँ पे माना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि आपका मैं क्यों मान रहा हूँ 12 माइनस एक्स, ये आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले डिजिट्स एट 1 प्लस एक्स माना, चूंकि क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिट्स एट 10 प्लेस क्या होगा, 12 माइनस एक्स होगा। चलो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। बोलोगे सर 12 माइनस एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। अच्छा आप ये बताओ, क्या ये 75 इधर लिखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 5, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा, तो ये तो इसका मतलब होता नहीं है। इसका मतलब होता है आपको 7 इंटू 10 प्लेस पे है तो 10 प्लस 5 इंटू 1, यही मतलब होता है आपका। तो इस तरह से हम लोग ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर लिखेंगे 10 इंटू जो 10 प्लेस पे डिजिट है 12 माइनस एक्स, और जो 1 प्लेस पे डिजिट है उसको देंगे। सिंपल है, ये आपका क्या बन गया, आपका ओरिजिनल नंबर बन गया। ये आपका ओरिजिनल नंबर का एक्सप्रेशन बन गया कि इस फॉर्म में आपका ओरिजिनल नंबर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 120 माइनस 10x प्लस एक्स, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 120 माइनस एक्स, ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। तो दोस्तों यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ओरिजिनल नंबर आ गया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने से वो उससे 54 बड़ा है, वो उससे 54 बड़ा है, 54 उससे वो बड़ा है। इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि द नंबर, या लिखेंगे ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द original number, on interchanging the digits of the original number, the digits at, ये सिंपल है, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ सभी को समझ में आया होगा। एट वंस प्लेस, जो वंस प्लेस का डिजिट होगा बिकम बिकम जो यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट होगा वो इसका टेंस प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा, बिकम, हाँ सॉरी 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 12 होगा ना यहाँ पे 12, ये इरेजर आ जा, हाँ ये 12 माइनस एक्स, जो वंस प्लेस का जो न्यू नंबर में होगा, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर द डिजिट्स एज वन प्लेस बिकम 12 माइनस एक्स एंड digit at tens place become mix of the new number। यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि जो हम इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद जो उसका जो टेंस प्लेस का डिजिट था ओरिजिनल नंबर था वो इसका क्या हो गया, वंस प्लेस का डिजिट हो गया, और उसका जो वंस प्लेस का डिजिट था वो इसका टेंस प्लेस का डिजिट हो गया। तो यहाँ से हमें न्यू नंबर जो है आपका आ गया, न्यू नंबर जो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स आ गया वो 10 इंटू 10 प्लेस वाला डिजिट 10x प्लस वन प्लेस वाला डिजिट 12 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमने जो नंबर ऑब्टेंड किया, नया नंबर जो ऑब्टेंड किया इंटरचेंज करने के बाद इससे ये पहले निकाल लेंगे 10x प्लस 12 माइनस एक्स, जो आपका 9x प्लस 12 आ रहा है, 9x प्लस 12 जो न्यू नंबर जो आ रहा है वो आपके ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा है, यानी जो आपने नंबर जो इंटरचेंज किया वो ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से 54। आपको पता है ये वर्ब है तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब न्यू नंबर के बारे में कह रहा है तो यहाँ न्यू नंबर लिखेंगे, पहले इक्वेशन बना रहे हैं अब हम, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर बाय
एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54, यानी ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 120 माइनस 9x से 54 ज्यादा है। यहां आप देखो ये आपका इक्वेशन बन गया, प्यारा सा छोटू सा इक्वेशन बन गया। ठीक है, बस अब ब्रैकेट हटाओ, सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, आपको डिजिट्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम इसे ब्रैकेट हटाते हैं तो 9x प्लस 12। साथ साथ आप बच्चे नोट करते जाओगे, सभी बच्चे से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप फोकस रहोगे क्लास में, नोट करते जाओगे, फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी क्लास के अलावा। यहाँ पे 9x, ये वाला 9x इधर आके प्लस 9x हो जाएगा, और इधर ये जो हमने क्या किया, बाकी कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया, -12। तो यहाँ से ये 18x इक्वल टू 120 प्लस 54, 120 प्लस 54 माइनस 12। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आप इसको माइनस करोगे पहले, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 42। 42 को जब 120 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू आराम से देख रहे हो कि हमारा निकल गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 162 बाय 18। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 9। तो यहाँ से आप लोग देखो कि हमारा जो है x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। क्या यही आंसर है? नहीं, फिर से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने जो यहाँ पे माना है, डिजिट्स माना है ना, x और 12 माइनस एक्स, तो वो हमें यहाँ बताना होगा। तो हेंस डिजिट्स ऑफ डिजिट वंस प्लेस ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, हमने x माना था जो 9 आ गया, एंड डिजिट दैट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो हमने 12 माइनस एक्स कंसिडर किया था, जो हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से 12 माइनस एक्स मतलब 12 माइनस 9 जो कि 3 आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हेंस द ओरिजिनल नंबर इज, हो जाएगा यहाँ से, ओरिजिनल नंबर इज, जो हम लोग डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर निकाल दिया था 120 माइनस 9x। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 3 इंटू 10 प्लस 9 मतलब 39। ठीक है, आप इसका वेट टू ये भी था, इसी चीज का वेट टू आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि हेंस इज 20 माइनस 9x, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ड्राइव करके बता दिया था कि 120 माइनस 9x क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा तो 120 माइनस 9 इंटू 9 विच इज 120 माइनस 81। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 प्लस माइनस 1 9 39। यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर जो है 39 आ गया। ठीक है, ये तो रहा इसका सॉल्यूशन निकालना। अब हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। लेकिन उससे पचे पहले प्यारे बच्चों, आप यहाँ से आप इसे नोट करना शुरू कर दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पेज है, इसे आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पेज है ये। एक क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन का थर्ड पेज है, और एक और पेज होगा जो आपको वेरिफिकेशन बताएगा यहाँ पे, वो अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा मार्क दिलाएगा पेपर में, अगर आप इसे सीख जाते हो। लीनियर इक्वेशन आसान है, लंबा है लेकिन आसान है, और आपको अच्छे खासे नंबर जो है एग्जाम में आपको लेके ये दिखाएंगे। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन मुझे पता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या आना चाहिए, सबसे पहले 12 आना चाहिए। तो इस लाइन को वेरीफाई करके देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे सिंपल 3 प्लस 9 लिख सकते हैं।
जो कि 12 है, ये आपका आ गया। फिर दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई कर लेते हैं कि इंटरचेंज करने पे क्या आना चाहिए था, 54 से ज्यादा आना चाहिए था। मैंने इतना बार क्वेश्चन पढ़ा है ना कि मुझे क्वेश्चन ही याद हो गया। आपको यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी। कैसे, आप यहाँ जाके क्वेश्चन पढ़ते, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 12, इसे वेरीफाई कर दिया। सेकंड, द नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग बाय डिजिट्स एक्सीड्स बाय द ओरिजिनल नंबर बाय 54। तब ये सॉल्यूशन यहीं से आया तो मतलब वेरीफाई करेगा। द नंबर, न्यू नंबर इन इंटरचेंजिंग द डिजिट, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 39 को जो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब न्यू नंबर आपका, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ये क्या आना चाहिए, तो ये देखो 93 माइनस 59, जब आप इसे माइनस करोगे तो ये 54 आएगा। और यही आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, विच इज सेम एज गिवन इन क्वेश्चन। यहां से आप बता सकते हो कि हेंस द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन वेरीफाइड हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये 4 पेज में जरूर बना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है आपका, आसान है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, आसान है। आप इसे यहाँ से नोट करते चलो, सभी पार्ट आप यहाँ से नोट करो, यहाँ से आप नोट कर लो। मैं 5-5 सेकंड रुक रहा हूँ, आप यहाँ से पॉज करो, नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दिस मल्टीपल। यानी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स दिए हुए हैं जिनका सम क्या है, सम है 888, मतलब 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम दिया हुआ है 888। अच्छा, मल्टीपल्स है, ठीक है, वहां रेशियो था तो मान लिए एक्स करके, मल्टीपल्स है तो सिंपल है, पहला मल्टीपल भी 8 से डिवाइड होगा, दूसरा मल्टीपल भी 8 से डिवाइड होगा, तीसरा मल्टीपल भी 8 से डिवाइड होगा। यानी अगर हम 8 का मल्टीपल देखें, अगर पहला मल्टीपल 8 हो गया, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, कंजुगेटिव लेना है तो 16, और तीसरा मल्टीपल लेना है 24। मैं एक एग्जांपल लेके बस बता रहा हूं। पहला मल्टीपल अगर मैंने x लिया, मतलब 8 इंटू एक्स लिया, ठीक है, 8 इंटू 1 लिया, सॉरी यहाँ पे 8 इंटू 1 लिया, ठीक है। दूसरा मल्टीपल क्या लिया है मैंने, 8 इंटू 2 लिया है, और तीसरा मल्टीपल क्या लिया है, 8 इंटू 3 लिया है। एक्चुअली में मैंने क्या लिया है, 8x लिया है, 8 इंटू एक्स प्लस 1 लिया है, और तीसरा लिया है 8 इंटू एक्स प्लस 2। अब यही क्या होगा, 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा, 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा। तो हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं, दुनिया में कोई भी कंजुगेटिव मल्टीपल 8 का होगा। आप कोई और ही देख लो, जैसे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। आप यहां भी देखोगे तो हमने क्या कंसीडर किया, 8 इंटू एक्स ही कंसीडर किया, 8 इंटू एक्स प्लस 1 ही कंसीडर किया, 8 इंटू एक्स प्लस 2 कंसीडर किया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 5 है जबकि, ठीक है। 8 इंटू 5 40 आता है, 8 इंटू 6 क्या 48, 8 इंटू 7 56। तो यही कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लेने का एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल 8x लेते हैं, दूसरा 8x प्लस 1 लेते हैं, तीसरा 8x प्लस 2 लेते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, अब आप लोग समझ गए हो। तो सबसे पहला जो कंसीडर करना है, लेट दी लेट एक्स। सेकेंड जो कंसीडर करेंगे, 8 इंटू एक्स प्लस 1 कंसिडर करेंगे। एंड थर्ड जो कंसीडर करेंगे, थर्ड मल्टीपल 8 इंटू एक्स प्लस 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक मैंने 8x कंसीडर किया, दूसरा 8x प्लस 1 कंसीडर किया, तीसरा 8 इंटू एक्स प्लस 2 कंसीडर किया। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंस द सम ऑफ these multiples
यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 3 इज 888। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सम कर देंगे, यानी 8x, दूसरा 8 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा 8 इंटू एक्स प्लस 2। हमने क्या किया, तीनों का सम कर दिया और 888 के बराबर दिखा दिया। यहाँ से जब आप करोगे तो ब्रैकेट हटा लो सबका, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। सभी बच्चों को यहाँ से क्लियर है आपका। अब जो लाइक टर्म है उसे ऐड कर लेंगे, तो 8 तीन बार है तो 24x प्लस 24 इक्वल टू 888। यहाँ से फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24x इक्वल टू 888 मतलब 888 माइनस 24। अब आप इसे जब माइनस करोगे यहाँ से तो ये आपका आएगा 4 और यहाँ पे 6 यानी 864। 864 ये आपका क्या आ गया, यहाँ से 864 आ गया। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे तो 864 डिवाइड बाय 24 आ गया, जो आपका x का वैल्यू देगा 36। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ गया, 36 आ गया। तो ये चीज आपका है यहाँ से क्लियर कि x का वैल्यू क्या आ गया, 36 है। अब हम लोग x का वैल्यू तो हमें नहीं निकालना है ना, हमें मल्टीपल्स निकालना है, तीनों के तीनों मल्टीपल्स निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द 3 consecutive एट्स आर 8 इंटू 36, दूसरा 8 इंटू 56 प्लस 1 यानी कि 37, तीसरा 8 इंटू 38। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 36 आपका क्या आएगा, 288। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 बचा 5, तो पहले 56 का 6 लीजिए बचा 5, 8 3 जा 24 5 29 296 एंड 8 8 8 जा 64 4 6 बचा 6 बचा, तो 8 3 जा 24 6 30। ये आपका 3 का 3 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, 3 मल्टीपल्स तो निकाल लिया। ये आपका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 11 का आप इसे नोट करो, फिर यहाँ पे मल्टीपल है इसे आप नोट करो। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसका सम निकाल देंगे जनरली, यही तो दिया हुआ है कितना, 888। 296 प्लस 304, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18 का 8, 1 बाकी रह गया, 0 9 9 1 10, 10 8 18, फिर 1 बाकी रह गया, 2 3 प्लस 2 5 1 6 और ये 8, 888 आपका आंसर आ गया, जो आपका सेम है, विच इज सेम एज गिवन, फिर लिखना होता है, हेंस सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। इसका ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से। हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6 if the numerator is increased by 5 and denominator is decreased by 3, the number obtained is 5 by 4, find the रैशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आप रैशनल नंबर जो समझते हो p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, p यहाँ पे न्यूमरेटर है, q यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ठीक है, रैशनल नंबर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, अगर उन्हें रैशनल नंबर नहीं आता है तो वो भी हमारे प्रीवियस वीडियो में से जाके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्लास जो हमारे चैनल पे डाला हुआ है वो रैशनल नंबर का है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से उन सभी बच्चों को कह देना चाहता हूँ जो नए बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं या फिर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स में देख पा रहा हूँ कि 80 to 90% ऐसे बच्चे हैं जो व्यू तो दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो, और कॉन्सेप्ट वेदा के साथ आप बने रहो।
दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6 if the numerator is increased by 5 denominator is decreased by 3 the number obtained is 5 by 4 find the rational number। सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबा जरूर है लेकिन आसान है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट दी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 6, तो न्यूमरेटर मान लेते हैं। लेट दी जो छोटा नंबर है उसे मैंने मान लिया, न्यूमरेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर टी ओ आर ऑफ रैशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर एक्स है तो देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देन दी दिया हुआ है 6 ज्यादा, सेम नंबर का डिनोमिनेटर क्या, सेम रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिया हुआ है रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6, ये दिया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं माना है, क्वेश्चन में दिया है। कुछ भी आपको अपने मन से नहीं करना है, जितना क्वेश्चन दिया है बस उसी को आपको लिखना है, उसी से आपका बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 5 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3, तो यहाँ पे लिखना होगा सिंस न्यूमरेटर increased by 5 and denominator decreased by 3, तो जो अब जो न्यू रैशनल नंबर बनेगा उसका न्यूमरेटर क्या होगा, तो द न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, द न्यूमरेटर ऑफ 5 से बढ़ा दिया, नया रैशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज +5, क्योंकि मैंने उसे क्या कर दिया, 5 बढ़ा दिया, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ न्यू न्यू रैशनल नंबर, सॉरी यहाँ मैंने फिर से न्यूमरेटर लिख दिया था, यहाँ पे न्यू रैशनल नंबर प्लीज, यहाँ पे मैंने 3 घटाना है, यानी x, यहाँ पे x प्लस 6 और मैं 3 माइनस करना है, यानी x प्लस 3 आएगा आपको। आप यहाँ से स्लाइड 1 को नोट कर लो। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर हमने यहाँ पे सबसे पहले x मान लिया, और आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसे मैंने x प्लस 6 मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट वही कह रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने लिख दिया सिंस न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 5 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, ये मैंने एज इट इज लिखा है, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये मानने मतलब ये चीज आपको जो देन दिया है, तो इससे आपका नया रैशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x/5 हो जाए, x प्लस 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 6, जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था उसमें आपको 3 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका x प्लस 3 आ गया, जो आपका अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहा हूँ कि अब जो आपका जो नया रैशनल नंबर बना है वो कैसे, नया रैशनल नंबर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बनेगा x प्लस 5 बाय x प्लस 3, x प्लस 5 बाय x प्लस 3। तो यहाँ से आप देख, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि अब जो आपका नंबर है जो ऑब्टेन हुआ वो 5/4 हुआ, तो ये बट द न्यू नेशनल नंबर इज 5/4। अब बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम बस इसे इक्वेट कर देंगे, यानी x प्लस 5 बाय x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5/4, x प्लस 5 बाय x प्लस 3 इक्वल टू 5/4। अब फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये सबको अब क्लियर है, ये मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो अब आप लोग सीख गए हो, आप आराम से इसे कर सकते हो। मुझे समझाना है बस कि इक्वेशन कैसे लाना है। इक्वेशन लाने के लिए अगर आप सीख गए तो आप क्वेश्चन बना ही लोगे, ये तो आपको बेसिक क्लास में ही मैंने बता दिया था।
यहाँ से 4x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 15। और जब आप इसे यहाँ से आगे करोगे तो 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 15 अपॉन माइनस 20। यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपको 5 आ गया। तो ये चीज तो आपका आंसर नहीं है, लेकिन ये आप यहाँ तक पहले नोट करो। क्वेश्चन पहले यहाँ से नोट करना शुरू करो, फिर यहाँ तक दूसरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे भी आपको नोट करना है। इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? इस वाले स्लाइड को नोट करो। कर लिया आप लोगों ने नोट? चलो, अब अब हम यहाँ से जो ओरिजिनल रेशनल नंबर है वो निकालते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू आ गया। हमने क्या माना था, यहाँ पे ओरिजिनल रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है उसे x माना था, डिनोमिनेटर जो है x प्लस 6 माना था। वहां से अब हम लोग ओरिजिनल रेशनल नंबर निकालते हैं। तो यहाँ से जब हम यहाँ से सॉरी सॉरी यहाँ से जब हम यहाँ से ओरिजिनल रेशनल नंबर निकालेंगे, रेशनल नंबर निकालने के टाइम में हमें पहले उसका न्यूमरेटर निकालना होगा। तो न्यूमरेटर जो मैंने x माना था, तो x का वैल्यू क्या आया आपको यहाँ से 5 आया है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से क्या आया आपको 5 आया। और जो आपका डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर ओरिजिनल नंबर का वो क्या था, x प्लस 6 था। तो यहाँ से 5 प्लस 6 आया, मतलब 11 आया। तो यहाँ से आपका ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या हो गया, ओरिजिनल रैशनल नंबर, सॉरी क्या हो गया, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जो ओरिजिनल रैशनल नंबर आया वो आया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, यानी 5/11 आता है। तो ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल रैशनल नंबर आ गया। तो यही आपको क्वेश्चन में जो है आपको सॉल्व करना था। ये तो रहा सॉल्व करने का पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। आपने इसे नोट कर ही लिया होगा, आप इस पार्ट को भी नोट कर लिए होंगे, इस पार्ट को भी आप नोट कर लीजिए, और मैं अब इसका वेरिफिकेशन करता हूँ। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, लिखना है यहाँ पे वेरिफिकेशन। यहाँ से आपका जो ओरिजिनल न्यूमरेटर है उसे लिखना है, न्यूमरेटर, और जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है में क्या करना है हमें, नया, मुझे क्या पता था यहाँ पे नया न्यूमरेटर में क्या कर दिया गया है, नया न्यूमरेटर में +5 ऐड कर दिया गया, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसे 3 कम कर दिया गया। बस हम उसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओरिजिनल न्यूमरेटर में से +5 ऐड कर दिया गया और उसमें से 3 माइनस कर दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 प्लस 5 बाय 11 माइनस 3, जब आप इसे देखोगे तो 10/8 आपको निकल के आएगा। ये आपका 5/4 है। ये आपका क्या आ गया, 5/4 आ गया। तो ये आपका 5/4 ही क्या है, आपका नया न्यूमरेटर है। यहाँ से आप देख सकते हो 5/4 आपको क्या आना चाहिए था, न्यू नंबर आना चाहिए। तो इस तरह से यही आपका क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच इज, क्या, मुझसे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने
जो समझाने का ट्राई किया है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किन्हीं बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले तो पहला काम वो एक बार करो, एक बार फिर से देखो, ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट पूछो हमसे, ठीक है? फोकस बना के रखो, नोट्स करते चलो, नोट बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे जिस तरह से आपको क्लास में कराया जाता है, जहाँ भी आप कहीं पढ़ोगे, मैं सिर्फ बिल्कुल फुल डिटेल में, फुल चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल यहाँ से सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आप उम्मीद है कि आप यहाँ से नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। वो बच्चे जो इस क्वेश्चन को समझ गए, वो समझो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सारा समझ गए, कंप्लीट समझ गए। जिनसे ये क्वेश्चन बन गया, ये एक पैरामीटर हम लोगों के लिए होता है कि मैं ये इस क्वेश्चन से पूछ लूँ, अगर बच्चे को ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन सब समझ गए। तो इस क्वेश्चन से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो, क्या हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है? मैं आपको एक थोड़े टाइम के लिए क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम देता हूँ, आप लोग खुद से पढ़ो। किस तरीके से आप लोग खुद से पढ़ते हो, मैं आप लोगों का ये चेक करना चाहता हूँ। आप लोग खुद ये चेक कर सकते हो, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में है द स्टीमर गोज़ डाउन स्ट्रीम, ठीक है? मान लो एक स्ट्रीम धारा, नदी में धारा होता है, धारा प्रवाह होता है, मतलब जो स्ट्रीम का डायरेक्शन होता है वो कुछ होता है, ठीक है? जैसे मान लो एक पॉइंट से दूसरे तरफ पानी बह रहा है, आप उस पॉइंट से दूसरे तरफ की ओर जा रहे हो तो आपका स्पीड ऐड हो जाएगा, उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम में आपका जाना, ठीक है? मान लो आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, उसे अप स्ट्रीम में जाना, उसमें क्या होगा, आपका जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 6 आवर्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है 6 घंटे में, ठीक है? इट कवर्स द सेम डिस्टेंस upstream in 7 hours. If the speed of a stream is 2 km per hour, find the stream of a streamer in still water. यानी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो कह रहा था, स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 6 आवर। फिर वही चीज, वही स्ट्रीमर कहाँ जा रहा है, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स, ठीक है? सेम, बस ये दो लाइन से हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सेम डिस्टेंस एक कंडीशन में वो 6 घंटे में कवर करता है और दूसरे कंडीशन में वो 7 घंटे में कवर करता है, ठीक है? अगर तीसरा कंडीशन हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि क्या करो, मानो अगर स्पीड ऑफ स्टीम क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्टीम क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो स्टिल वाटर। बस अब हम लोग अब इस क्वेश्चन को करेंगे डील। तो सबसे पहले माने क्या, सबसे पहले आप ये मानो कि स्ट्रीमर का स्पीड शांत पानी में कितना था, ठीक है? मान लो कि नदी में कोई भी धारा नहीं है, कोई भी करंट नहीं है, उस कंडीशन में जो बोट चलेगा, जो स्ट्रीम चलेगा, स्टीमर में यानी बोट चलेगा, वो क्या होगा, वो उस पे किसी और के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम स्टीमर का स्पीड मान लेते हैं। शांत पानी में हम लोगों ने क्या मान लिया, स्टीमर का स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? शांत पानी में, बिल्कुल शांत पानी में। और क्या है, और दिया हुआ है गिवन, अब मानेंगे गिवन से, गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमें दिया हुआ है। स्ट्रीम यानी पानी का जो स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? अब एक स्टीमर जो डाउन स्ट्रीम में जाएगी, वो इधर की ओर जाएगी और जो अप स्ट्रीम में जाएगी वो इसके
अपोजिट की ओर जाएगी। ये बोट मान लो ये बोट है ना, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोग इससे समझ जाओगे कि डाउन स्ट्रीम में जो जाएगी वो पानी के साथ-साथ जाएगी और अप स्ट्रीम में जो जाएगी वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर पानी आपका इधर से बढ़ रहा है तो डाउन स्ट्रीम वाला जो बोट है वो भी इधर से जाएगा, ठीक है? और अप स्ट्रीम वाला बोट इसके अपोजिट साइड से जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्लियर है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, पानी का रफ्तार कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है और स्टीमर का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया। तो आप यहाँ से ये जरूर बोल सकते हो कि इसका स्पीड ऑफ स्टीमर निकाल सकते हो डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। लेकिन अब हम लोग इसको किसके साथ करेंगे, स्पीड ऑफ स्टीमर डाउन स्ट्रीम जो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे करेंगे, मतलब जो गिवन गिवन कॉन्सेप्ट है उसको उसका रिलेशन करके करेंगे। अब यहाँ से पता है आपको कि स्टीमर कितना टाइम लेता है डाउन स्ट्रीम जाने में। स्टीमर टेक्स 6 आवर्स डाउन स्ट्रीम कवर डिस्टेंस बिटवीन बोट्स। यहाँ से आपको ऊपर वाले कंडीशन से स्पीड ऑफ स्टीमर आ गया, इस वाले दो कंडीशन से जब एक साथ जाएगा पानी भी और एक साथ बोट भी तो स्पीड जुड़ जाएगा। स्पीड ऑफ स्टीमर यानी बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या, इक्वल टू x+2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 6 घंटे में किया तो 6 इंटू x+2 किलोमीटर, ठीक है? तो यहाँ से आप निकाल लो तो 12x+12 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर कर लिया 6 घंटे में डाउन स्ट्रीम में चलते समय, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अप स्ट्रीम का भी कंडीशन दे रहा है कि 7 घंटे में कवर किया। अब जब वो वापस वही बोट आ रहा होगा तो अप स्ट्रीम में आ रहा होगा, उसने क्या किया 7 घंटे में यही डिस्टेंस को कवर किया। तो अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे गिवन द स्ट्रीमर एक्स, स्टीमर्स यानी बोट, कंफ्यूज मत होना, स्ट्रीम यानी पानी का बहाव, स्पीड, इन अप स्ट्रीम यानी स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम। जैसे मान लो पानी अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की ओर जा रहा है बोट, अप स्ट्रीम मतलब बोट ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोट का रफ्तार कम हो जाएगा पानी के कारण। हमने यहाँ पे लिखा द स्टीमर टेक्स 7 आवर्स टू इन अप स्ट्रीम टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो कि स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम क्या आ जाएगा आपका x-2 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि x मैंने क्या माना है, x मैंने पानी का रफ्तार, x मैंने बोट का रफ्तार माना है, स्टीमर का रफ्तार माना है और 2 जो है पानी का रफ्तार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से लिखोगे डिस्टेंस कवर, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 इंटू मतलब स्पीड इंटू टाइम, तो 7 आवर्स लगा टाइम और स्पीड कितना है x-2 किलोमीटर में, तो 7x-14 किलोमीटर ये आपका इस कंडीशन में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। भले ही स्पीड कुछ हो, टाइम कुछ हो, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ द डिस्टेंसेज आर सेम, क्योंकि दोनों का दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, तो हमारा जो यहाँ से इक्वेशन बनेगा
वो क्या बनेगा, ये जो आपका ये जो यहाँ पे आया डिस्टेंस ये, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आया, सॉरी, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आया ये दोनों को सेम कर देंगे। तो यहाँ जो डिस्टेंस आया था 12x प्लस 12, इसे यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 12, ये कब का डिस्टेंस है, जब डाउन स्ट्रीम में चल रहा है बोट, ठीक है। और ये कब का डिस्टेंस है, 7x माइनस 14, जब अप स्ट्रीम में बोट चल रहा है। तो ऑब्वियस है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का हमेशा सेम होगा, चाहे स्पीड आपका कुछ हो, 2 घंटा में आप ट्रेवल करो, 50 घंटा में ट्रेवल करो, डिस्टेंस भले बदल जाएगा। जैसे आपका और आपके स्कूल का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है, चाहे आप 2 घंटा में स्कूल आ रहे हो या फिर जाम की वजह से 4 घंटे में स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप यहाँ से अब ये इसको लिख सकते हो 12x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 14 माइनस 12। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका इक्वेशन बन गया था। यहाँ से 5x इक्वल टू माइनस व्हाट, इसे 5x इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा, एक एक गलती मुझसे यहाँ पे हो गया कि मैंने यहाँ 12x लिख दिया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप करेक्शन कर लोगे, 6 इंटू एक्स क्या होता है, 6x होता है, 6 इंटू एक्स क्या होता है, 6x होता है। तो यहाँ 12x हो गया था। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे ने नोटिस किया हुआ तो अच्छा है, ठीक है, हो जाता है, मुझसे भी कभी कभी भूल चूक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इसीलिए आप लोगों को ये सारा चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 6x होगा 12x की जगह पे, और यहाँ पे भी 6x होगा, यहाँ पे भी 6x होगा। ये आपको खुद पता चल जाएगा, जैसे ही जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे मैंने गलती तो नहीं कर दिया। -26, तो यहाँ से x इक्वल टू 26, यहाँ से आपको x का वैल्यू हो गया। क्या यही आपका आंसर है, तो नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, जो मैंने x माना है, तो मुझे ऐसे करके इसे लिखना होगा कि हेंस इज 26 किलोमीटर, ये क्या आ गया, 26 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किए। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इक्वेशन बनाना। अगर आप लोगों ने इक्वेशन बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ गए अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले कि पानी का धारा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पानी का धारा, पानी का धारा, ये पानी का करंट है, ठीक है। इसमें एक बोट चल रही है, ठीक है, मान लिया ये बोट है, दो बोट है, ये बोट इधर की ओर जा रही है, ये बोट इधर की ओर जा रही है। अभी ये पानी का धारा शांत है, तो ना अप स्ट्रीम ना डाउन स्ट्रीम। बोट का स्पीड अगर x है तो x स्पीड से इधर की ओर भी जाएगी और इधर की ओर भी आएगी। अगर पानी शांत है तो, अगर शांत है तो उसका स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। अगर पानी में क्या आ गया, करंट आ गया, करंट मतलब पानी में भी स्पीड आ गया। जैसे पानी बहती है ना, आप रिवर का पानी देखोगे तो बहती है, ऊपर से नीचे की ओर बहती है, पहाड़ से प्लेन की ओर बहती है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो यहाँ से अगर पानी का रफ्तार इधर की ओर 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, 2 किलोमीटर जुड़ जाएगा। लेकिन इस साइड से जो ये बोट आ रहा है, इस साइड से, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी साथ साथ उसको बहा के लेके जा रही है, खुद का स्पीड प्लस पानी का स्पीड। आप इसको इस तरह से भी नोटिस कर सकते हो, कभी आप जो विंडी डे में, एयरी डे में, जब आंधी तूफान चलता है उस टाइम में आप कभी ट्रेवल किए हो, कहीं मतलब वॉक किए हो। जब आप वॉक कर रहे हो तो नॉर्मल स्पीड से आप अगर उसके ही साथ चल रहे हो, हवा के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको लगेगा कि हम जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। लेकिन जब आप हवा के अपोजिट चल रहे हो तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा। बस वही कंडीशन यहाँ पे बोट और स्ट्रीम वाले में। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोग इसे आराम से नोट कर लो, नोट कर लो आराम से। और उन सभी बच्चों के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को,
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, लाइक करें हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करें, जो भी तरह का आपका परेशानी है, सुझाव है किसी भी तरह का, ठीक है? या फिर आपको किसी खास तरह का क्वेश्चन में दिक्कत है या आप कोई बुक बना रहे हो, तो आपको वहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको बुक जो रेफ़रेंस बुक है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? जिससे आप क्या करोगे क्वेश्चन्स बनाओगे। अगर आप अभी एनसीईआरटी सॉल्वर हो, एनसीईआरटी सिर्फ़ सॉल्व कर रहे हो, तो सिर्फ़ एनसीईआरटी सॉल्व करने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में कम सवाल होते हैं, तो आपको कोई एक रेफ़रेंस बुक ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? आप रेफ़रेंस बुक सॉल्व करो, मेरा वीडियो देखो, क्लास देखो, बिल्कुल आपको टनाटन सब सॉल्व होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में लिख दो, ठीक है? कमेंट में लिख दो क्वेश्चन, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है और आप पूरा वीडियो हमारा देखा करो, तब आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बार देख लोगे हमारा वीडियो, नोट्स बना लोगे, बस उसके बाद वही आपका जो है एग्ज़ाम के टाइम तक यूज़फुल होगा। नोट बना रहेगा तो आपको पता रहेगा सर ने किस वीडियो में क्या बताया, फिर फ्यूचर में भी कोई दिक्कत होगा, तो हमारा वीडियो तो फ्री में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको जब मन है, जब चाहो देख सकते हो। ये एडवांटेज है आपको कहीं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन पढ़ने में, ख़ास करके यूट्यूब से पढ़ने में, ऑनलाइन से भी, यूट्यूब से और मेरे से पढ़ने में। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ और ये आपका लाइफ़ टाइम यहाँ यूट्यूब पे फ्री में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपको जब मन करेगा तब निकाल के आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन पहली बार जब भी आप देख रहे हो, तो एक बार कंप्लीट ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि आप कभी भी एक क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलो मैं शुरुआत में नहीं बोलता हूँ वीडियो के, चूँकि आप लोगों को क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये आज चूँकि लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी कर रहे हो साथ-साथ, मैं आपको ये चीज़ भी बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बस आपके एक एफर्ट से सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने क्लास के स्टूडेंट को शेयर ज़रूर करो और अपने छोटे भाई-बहन को भी शेयर करो क्योंकि जस्ट इसी क्लास के बाद मैं आज से मतलब कल से टुमारो कल मंडे से मैं आपके लिए क्लास 9th का भी वीडियो लाने वाला हूँ। जो क्लास 9th का आपका फर्स्ट चैप्टर है, उससे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो जो आपके क्लास 9th के भैया हैं या फिर दीदी हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर दो। प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे भाई-बहन, आप मुझे भाई की तरह समझो और मैं आपको भाई की तरह यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो दोस्तों, इस तरह से आप इसे नोट कर लो। यहाँ से अब मुझे एक वेरिफ़िकेशन का पार्ट रह गया है इसमें, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेरिफ़िकेशन करने के लिए इसका वेरिफ़िकेशन हमें किस तरह से करना होगा, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वेरिफ़िकेशन। लिखना है हमें वेरिफ़िकेशन और यहाँ पे क्या हमें पता है कि स्पीड ऑफ ये पता चल गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर यानी बूट का स्पीड हमें किसमें पता चल गया है? डाउन स्ट्रीम में। इक्वल टू 26 प्लस 2 यानी 28 किलोमीटर पर आवर 28 किलोमीटर पर आवर ये आपको पता चल गया है और आपको स्पीड ऑफ द स्टीमर इन अप स्ट्रीम भी पता चल गया है ना ठीक है तो डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम अच्छा डाउन स्ट्रीम में चला कितने देर था तो 6 आवर चला था ठीक है 6 आवर में 6 × 28 ये कितना आएगा करके देख लो 8 6 जा 48 बचा 4 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12 प्लस 4 168 किलोमीटर अब यहीं पे डिस्टेंस ट्रेवल इन हम निकाल लेंगे स्ट्रीम भी निकाल लेंगे इन 7 आवर निकाल लेंगे तो यहाँ से 7 × 24 आ जाएगा जो 7 4 जा 28 7 2 जा 14 टू 16 यहाँ ऊपर से देख लो ये दोनों ही आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है यहाँ तक आप नोट कर लो
कुछ ट्राई करना चाह रहा हूँ कि इसे मैं मूव करके छोटा कर दूँ तो इसी स्क्रीन में आपका क्या आ जाए, इस बार हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? इसी स्क्रीन में मैं आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। जिसे यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, आपका दोनों का दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गया। इक्वल आना भी चाहिए था क्योंकि यही आपको एज़ गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन आपका वेरीफाइड हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन को वेरीफाई आप लोगों ने कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि आज आप लोगों ने अच्छे से सीखा, अच्छे से समझा, कॉन्सेप्ट सीखा, इसलिए तो आप कॉन्सेप्ट वेदा पे यहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, अब बताओ, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं फिर इसे अगले क्लास में आपको करवा दूँगा। अगला एक क्लास में और लूँगा जो वैरायटी और भी मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो मैं आपको सारा करवाऊँगा। फिर मैं आपको किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्लास में किसी और चैप्टर को डील करूँगा। उम्मीद है चैप्टर नंबर 3 या फिर देखते हैं चैप्टर, अगला चैप्टर हमारा कौन-सा होगा, ये आपके लिए एक सस्पेंस है या फिर आप हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करवाएँ। ठीक है? हाँ, खास बात ये है कि नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट डे से हम लोग जो है क्लास 9th का भी 10 बजे सुबह में वीडियो डालेंगे। तो 10 बजे आपको क्लास 9, 4 बजे आपके सामने यहाँ पे क्लास 8 का वीडियो देखने को, 2 वीडियो देखने को डेली मिलेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ से नोट कर लो। पहले 14 को नोट कर लो आप आराम से, स्क्रीन को पॉज़ करके, और क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन और वेरिफिकेशन करवाऊँगा। आपको तब तक के लिए धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। वीडियो में आज हम लोगों ने क्या-क्या सीखा, तो जो हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, ये आपका पार्ट 2nd है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम का क्लास नंबर 2nd है। कल हम लोग क्लास 3rd भी करेंगे। मतलब लीनियर इक्वेशन में आज हम अभी तक ने 3 पार्ट कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अभी ये आप लोग पार्ट 3 देख रहे हो। पार्ट 2, पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये कल एक पार्ट, लास्ट पार्ट आएगा जो आप बिल्कुल देख लेना, देखने से मत बचना। 4 बजे आपको डेली शाम को यहाँ पे क्लास 8 की वीडियो देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका, थैंक यू कि आपने इतना अटेंशन दिया हमें। ठीक है? और आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसी वे से आप हमारा हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये फ्री है आपका, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है? आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बोलो पढ़े, क्योंकि एग्जाम टाइम भी आने वाला है, तो आपका यहाँ हेल्प होगा। दोस्तों धन्यवाद, एक बार फिर से अलविदा।